करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर 5 में हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म था वो हमारे पास में था J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक, यहाँ तक हमने छोड़ा था। अब इसके आगे जब हमको पूरा डेरिवेशन करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, आगे हमें चाहिए V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रूव होना चाहिए कि V जो है वो इस तरीके से डिपेंड, V और I जो लीनियर रूप से एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि J हमारे पास होता है I अपॉन A और E जो होता है वो होता है V अपॉन L। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, I अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा V अपॉन L। सिग्मा हमारे पास में क्या है, चालकता। सिग्मा हमारे पास में ये है। ठीक है, तो V और I में रिलेशन चाहिए हमको, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, इसको अलग ले लेते हैं, और L अपॉन A इंटू I। ठीक है, अब चालकता के लिए मैंने आपको बताया कि चालकता का व्युत्क्रम जो होता है वो प्रतिरोधकता होती है। तो हम 1 अपॉन सिग्मा को लिख सकते हैं रो L ओवर A और I। ठीक है, हम ये चीज़ इसको लिख सकते हैं जहाँ पे रो क्या है 1 ओवर सिग्मा, यानी कि पदार्थ की प्रतिरोधकता। अब पदार्थ की प्रतिरोधकता है ना, और ये पूरी चीज़ जो हमारे पास में आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ R इज इक्वल टू रो L ओवर A होता है, हमें पता है। ये मैंने आपको बताया कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने R पहले निकाल रखा है ये, ठीक है, तो हम इसको R लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आ गया, अतः V समानुपाती I। तो ये क्या कहता है कि जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो उस स्थिति में चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो ये हमारे पास में पूरा डेरिवेशन यहाँ तक होगा। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू देखनी, यहाँ पर यहाँ जो रो है चालकता हमारे पास में Ne² 2 अपॉन m थी, तो रो हमारे पास में m अपॉन Ne² 2 हो जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्मा और रो किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि अगर पदार्थ बदलता है तो ये बदलते हैं, वरना कांस्टेंट रहता है ना। दूसरी बात यह पदार्थ की ज्यामिति पर, यानी कि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब, अगर मैं किसी पदार्थ को, आपके पास में कोई पदार्थ है 2 ओम का है, लंबाई उसकी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ हो सकता है उसका 2 मीटर स्क्वायर मान लीजिए, 2 मीटर नहीं 2 mm स्क्वायर मान लीजिए ये है। उस कंडीशन में अगर उसकी लंबाई या उसके क्षेत्रफल में कोई डिफरेंस आता है ना, अगर वो टूट जाती है किसी तरीके से या कोई भी कारण से उसमें L और A में अंतर आता है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी ज्यामिति चेंज होगी। ज्यामिति चेंज होते ही कौन बदलेगा, प्रतिरोध। लेकिन क्या उसकी प्रतिरोधकता बदलेगी, तो आंसर है नहीं, क्योंकि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला ये है।
अब प्रतिरोधकता बदलने के लिए हमको क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ठीक है ना। ये है विश्रांति काल, है ना। अगर विश्रांति काल चेंज होता है तो उस कंडीशन में आप रो को चेंज मानेंगे, सिग्मा को चेंज मानेंगे, वरना किसी प्रकार से ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब ये आपको थोड़ा याद रखना है ना, क्योंकि इस पर जब क्वेश्चन आता है तब लिखा हुआ आता है कि अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध हमारे पास में दे रखा है 28 × 10⁻³ ओम समथिंग, है ना, उसकी लंबाई को आधा कर देंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, रो पर, आर पर और रो पर। तो आर तो चेंज होगा लेकिन रो चेंज नहीं होगा उस कंडीशन में, रो की वैल्यू यही रहेगी क्योंकि वो एल पर और ए पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब ताप पर निर्भरता देख लेते हैं इनकी, चालक, कुचालक और अर्धचालकों की। ये जो हमने डेरिवेशन फाइंड किया है ये किसी चालक के लिए, तो चालक के लिए तो हमें कंफर्म होना चाहिए ताप पर निर्भरता। चालक पदार्थ जो हमारे पास में है, ये प्रतिरोधकता है, ध्यान रखिए ना, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता आगे बढ़ेंगे। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता हम देख रहे हैं। चालक पदार्थ के लिए हमारे पास में रो इज इक्वल टू आ गया m(n)² जहाँ पर हमारे पास में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि m कॉमन क्या कांस्टेंट है, m, n व e नियत है, ठीक है। परंतु जैसे ही ताप बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। टक्करों की संख्या बढ़ने का मतलब हो गया कि दो टक्करों के बीच में लगने वाला समय कम हो गया, तो टो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर टो कम हो गया तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि रो जो है वो टो के व्युत्क्रमानुपाती है, तो रो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का जब ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता कम हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास में होता है। तो क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है इसलिए हम जब इसके बीच में टेम्परेचर और रो के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आएगा। ये चालक के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओमीय व अनओमीय युक्तियाँ। इसमें हमारे पास में कुचालक और अर्धचालक हो रहे हैं, उसके बाद में हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, जब ताप पर निर्भरता के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हमारे पास में ओमीय और अनओमीय दो प्रकार की युक्ति है। देखा जाए तो हमारे पास में कोई भी अगर युक्ति है तो वो अनओमीय की तरह ही बिहेव करती है। अब समझते हैं कि होता क्या। देखो, ओम का नियम क्या कहता है कि जब भी कभी किसी युक्ति के लिए v और i के बीच में ग्राफ बनेगा तो वो एक लीनियर होगा, लीनियर ग्राफ होगा ना, एक सीधी लाइन होगी, ठीक है, जो कि v समानुपाती i को बताता है। तो हम नॉर्मली चालक के लिए कहते हैं कि जब अल्प मान की धारा बहती है, अल्प धारा, कम मान की धारा होती है, तब तो वो ओमीय युक्ति है। लेकिन जब धारा का मान अचानक से बढ़ता है तो उस कंडीशन में चालक का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तो चालक का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो मैंने आपको भी बताया कि प्रतिरोधकता बदलती है, चालकता बदलती है, तो फिर इस कंडीशन में ये लाइन चेंज होना शुरू होती है और यूँ थोड़ी सी मुड़ना शुरू हो जाती है इस तरीके से। तो कम मान की धारा के लिए तो ठीक है, लेकिन जब धारा अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में ये ओमीय युक्ति की तरह बिहेव करना बंद कर देती है। तो ओमीय युक्तियाँ वे युक्तियाँ होती है जो ओम के नियम का पालन करती है, यानी कि जिनके लिए वोल्टता व धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ एक रेखा में, एक लाइन में होता है, यानी कि लीनियर होता है। अनओमीय युक्तियाँ वे होती है जो ओम के नियम की पालना नहीं करती है, और अगर v और i के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है ना, बल्कि कर्व प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास में कुछ युक्तियाँ हैं, अनओमीय युक्तियों में हमारे पास में होता है पहला डायोड, ठीक है। डायोड हमारे पास में इस तरीके से एक युक्ति है, ऐसे एक टर्मिनल ये होता है, दूसरा ये होता है, ठीक है। ये डायोड ऐसा होता है। इस डायोड में जब कभी ग्राफ बनाया जाता है v और i के बीच में या i और v के बीच में, तो इस तरीके से बनता है।
तो ये सीधी रेखा नहीं है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी युक्ति अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास होता है टॉर्च बल्ब। सेम है, टॉर्च बल्ब के लिए भी जब कभी ग्राफ बनाया जाता है V और I के बीच में, तो वो हमारे पास में इस तरीके से बनता है। और विद्युत अपघट्य, उसके लिए भी जब कभी ग्राफ बनाया जाएगा V और I के बीच में, तो हमारे पास में इस तरीके से बनेगा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनोमीय युक्तियाँ कौन कौन सी है, तो आप ये नाम लिख सकते हैं, डायोड, टॉर्च बल्ब और विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो इनमें कभी भी V और I के बीच में जब ग्राफ बनाओगे तो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी, ये अनोमीय युक्तियाँ हैं, क्योंकि ओम के नियम का पालन ये पूर्ण रूप से नहीं करती है। वैसे कोई भी नहीं करती है, जैसा कि मैंने बताया, अल्पमान की धारा है तब तक तो ओम के नियम का पालन कर रहा है चालक, लेकिन जैसे धारा का मान बढ़ाया वैसे टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, रो और सिग्मा दोनों ही चेंज होंगे, तो फिर ये चेंज होना शुरू हो जाएगा, है ना, सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। तो ये युक्तियाँ हमारे पास में कुछ है जो अनओमीय युक्तियाँ होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रतिरोधक के बारे में। प्रतिरोधक बेसिकली क्या है, प्रतिरोध ही है, लेकिन जब प्रतिरोध को हम कुछ निश्चित मान का बनाते हैं तो उनको नाम दे देते हैं प्रतिरोधक। जैसे मुझे 2 ओम का चाहिए, 3 ओम का चाहिए, कितना भी ओम का चाहिए, तो हम उसको नाम दे रहे हैं प्रतिरोधक, ठीक है। अब प्रतिरोधक 2 प्रकार के, पहला तार आबद्ध और दूसरा कार्बन। हमारे लिए कार्बन प्रतिरोधक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है कभी कभी कि तार आबद्ध का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, ना। देखो, जैसा कि नाम है तार, तार आबद्ध, ये बनाया जाता है मिश्र धातु का। मैग्नीन हो सकती है या कॉन्स्टेंटन हो सकती है, ठीक है, नाइक्रोम भी हो सकती है। ये मिश्र धातु की तार से बनाया था, तार बनाया था उसका और उसके हिसाब से लगाया था। जैसे आपने प्रैक्टिकल में देखे होंगे, प्रैक्टिकल लैब में हमारे पास डब्बे पड़े होते हैं प्रतिरोध बॉक्स, वो ऐसे होते हैं, जब उनको खोल के देखेंगे तो अंदर नीचे उसके तांबे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु के तार होते हैं। अब मिश्र धातु ही क्यों होते हैं, क्योंकि मिश्र धातु क्या टेम्परेचर से कम इफेक्ट होती है, मतलब कि ताप बढ़ाओगे तो उसकी प्रतिरोधता में बहुत कम फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उसका जो प्रतिरोध रहेगा वो नियत रहेगा और हमें वैल्यू थोड़ी सही देगा, वो एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है। अब हमारे पास में मैग्नीन कॉन्स्टेंट, लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंट के तार बना रखे हैं, तो हमें पता है कि R समानुपाती होता है L। अगर मुझे ज़्यादा मान के प्रतिरोध बनाने हैं, ज़्यादा मान के प्रतिरोधक बनाने हैं, तो मुझे तारों की लंबाई भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लंबाई के साथ बढ़ता है इसलिए, है ना। तो इतना लंबा तार लेने के लिए हमारे पास में क्या होगा, फिर पैरों में उलझेंगे, तो असुविधाजनक होते हैं, इसलिए इनसे अधिक मान के प्रतिरोध नहीं बनाए जा सकते, अधिक मान के प्रतिरोधक नहीं बनते, ठीक है, इससे नहीं बनता। अब कार्बन में आ जाइए, कार्बन हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। 2 चीज़ें, एक तो अधिक मान के प्रतिरोध बनाएंगे, ठीक है, बनते हैं और सस्ते होते हैं। इसमें तो धातु लग रही है, तो धातु महंगी है ना, इसलिए। आकार छोटा होगा, है ना, सुविधाजनक होंगे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लायक होंगे, कितने ही बड़े बना लो, ये नहीं बना सकते आप। तो ये कार्बन प्रतिरोधक की कुछ विशेष बातें हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन को एक सिलेंड्रिकल शेप में बना देते हैं ऐसे, और इस सिलेंडर के दोनों सिरों पर टर्मिनल लगा देते हैं ताकि इनको सर्किट से जोड़ा जा सके, और सिलेंडर के ऊपर कुछ वलय बनाते हैं, 4 वलय, जिस पर कलर कोड लिखा होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं वर्ण कोड, और हर एक कलर का अलग मीनिंग होता है, ठीक है। ये जो वलय हैं आपके पास में, ये अलग अलग कलर की हो सकती है। इन कलर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये कितने ओम का प्रतिरोध है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि अब ये कलर कोड कैसे याद रखें। तो देखो, इसके लिए एक सामान्य चीज़ है,
ब्रिटेन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बी रॉय, ठीक है। उसके बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में एक बीबी रॉय नाम का एक व्यक्ति था। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है, जो क्या करती थी, वियरिंग, पहनती थी क्या, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। याद रखना है ये, क्या याद रखना आपको, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। जितने भी कैपिटल वर्ड इसमें दिख रहे हैं उन सब से एक कलर कोड बनता है, वो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। इधर वाले पोर्शन को मैं साफ करके बताता हूँ आपको लिस्ट बना के। तो देखिए, जितने भी कैपिटल वर्ड है वो लिख देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ा सा हम इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। देखो, पहला वाला बी हमारे पास में आता है ब्लैक के लिए, दूसरा आता है ब्राउन के लिए, यह आता है रेड के लिए, यह आता है ऑरेंज के लिए, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, ठीक है। ये कुछ वर्ड है। अब जो आपको पहले 3 कलर हैं उनके ऊपर देखो, पहले 2 कलर में प्रथम अंक, द्वितीय अंक, दूसरा तीसरा कलर जो होगा वो बताएगा गुणक को, गुणक यानी 10 की घात को, ठीक है। और 4th नंबर बताएगा इसमें शुद्धता कितनी है, कमी होती है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ±5% की एलिमेंट्स हर मापन में होती है, तो वैसे शुद्धता ये 4th कलर बताएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के लिए हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये हमारे पास में हो जाएगा इसके बाद में 10 की घात। तो फर्स्ट और सेकंड अंक ये यहाँ बता दें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में है गुणक यानी कि 10 की घात। तो देखो 10 की घात 0 मतलब कि 1, इसका तो छोड़ देते हैं अपन, 1 10 की घात 2 10 की घात 3 10 की घात 4 10 की घात 5 10 की घात 6 10 की घात 7 8 और 10 की घात 9, ठीक है। इनका भी दे देते हैं कुछ नाम, इसी में दे रहे हैं गुणक में, है ना, ध्यान रखना। गुणक के लिए 10 की घात -1 10 की घात -2, यहाँ तक चलते हैं, ठीक है। फिर आती है शुद्धता। शुद्धता में केवल 3 ही कलर है, यानी कि लास्ट वाले बैंड में आपको या तो गोल्डन दिखे, सिल्वर दिखे या नो कलर दिखे, तो आप करेंगे ±5%, ±10% और ±20%। हेलो हेलो हेलो, हाँ कोचिंग हुआ जो, ठीक है। अब बनाने की कोशिश करते, देखो सपोज कीजिए मैंने आपको दिया 43 × 10⁻⁻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 
-2 दे, चलो प्लस में देते हैं 5, ठीक है। इतना लिखने के बाद में ये तो उसकी वैल्यू है ना। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट लगा देंगे ओम, और प्लस माइनस में जितनी शुद्धता आप देना चाहते हो देते हैं। अब मुझे ये बताना है कि ये ओम प्रतिरोध का आपके पास में एक प्रतिरोधक है, तो उसका फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, गुणक और शुद्धता, ठीक है। यानी कि इसके फर्स्ट वाली वैल्यू पे कौन सा कलर है, फोर्थ नंबर पे कौन आया हमारे पास में, येलो, है ना। 1 2 3 4 5 नंबर पे है, लेकिन हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए फोर्थ नंबर ये है, तो येलो। फिर 3 पर कौन है हमारे पास में, ऑरेंज। 10⁵ यानी कि हमारे पास है ग्रीन, और 5% यानी कि हमारे पास में है गोल्डन। तो हम जो प्रतिरोधक बना रहे हैं, ये जो प्रतिरोधक हमने बनाया, उसकी पहली रिंग किस कलर की, येलो कलर की। उसकी दूसरी रिंग किस कलर की, ऑरेंज की। तीसरी किसकी, ग्रीन की। और फोर्थ जो लास्ट है आपके हाथ में, वो कैसी होगी, गोल्डन होगी, ठीक है। ये 2 टर्मिनल। इसी तरीके से अगर आपके पास में कभी प्रतिरोधक आ जाए, तो अगर आपके पास में ये ब्लैक है, ठीक है, ये आपके पास में ग्रे है कलर में, ये आपके पास में है सिल्वर, और ये आपके पास में है कुछ मान लीजिए कि कोई कलर नहीं दे रखा, ये रिंग ही नहीं दे रखी है, फोर्थ नंबर रिंग है ही नहीं, तो यानी कि 9 कलर। तो आप इसका प्रतिरोध कितना लिखेंगे, तो हमारे पास में ब्लैक कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन है, ग्रे। ग्रे कितने नंबर पे हमारे पास में, ग्रे हमारे पास में 8 नंबर पे है, तो 18 इंटू 10⁻⁻। सिल्वर है, क्या सिल्वर में गुणक है कोई, तो हम कहेंगे है, कितना, 10⁻², तो 10⁻²। ओम लगाएंगे, प्लस माइनस 9 कलर मतलब 20%, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके हाथ में एग्जाम्पल जितने भी है बुक में वो आप करेंगे, ठीक है। अगला लेक्चर हम कल शुरू करेंगे।